आज की एपिसोड की शुरुआत दिग्विजय के घर से होती है। अनुपमा बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई है। वो दिग्विजय के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और कांपती हुई आवाज में बोलती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन दिग्विजय की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो बिना कुछ सोचे समझे अनुपमा पर चिल्लाता है और बोलता है, यहाँ से चली जाओ। अनुपमा भारी कदमों से बाहर की तरफ आ जाती है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान और अपसेट हो जाती है। तभी दिग्विजय जोर से अपने नौकर बंकू को आवाज लगाता है। बंकू भागता हुआ आता है तो दिग्विजय उसे सख्त लहजे में बोलता है कि इनको अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए हाथ जोड़ती है और बोलती है, सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा जया वहां पर है, इसीलिए मैं वहां पर आई थी। लेकिन दिग्विजय किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो गुस्से में बोलता है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी उस कमरे के आसपास नहीं आएगा। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि छोटी सी जया भी बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है। जया रोते हुए बोलती है, सॉरी अंकल। अनुपमा भी लगातार रो रही होती है और गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, सॉरी, मैं इस बिच्छी को लेकर कहाँ पर जाऊंगी। प्लीज़ आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं आपके नियम नहीं तोड़ूंगी। तभी बंकू को भी अनुपमा पर तरस आ जाता है। वो भी दिग्विजय से विनती करते हुए बोलता है, अगर दीदी बोल रही हैं तो इनसे फिर से गलती नहीं होगी। इधर अनुपमा लगातार रो रही होती है और बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। दिग्विजय का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो कड़क आवाज में बोलता है, आप रोना बंद कीजिए। इसके बाद दिग्विजय एक आखिरी चेतावनी देते हुए बोलता है, अगर आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई ना तो 1 महीना क्या 1 सेकंड भी मैं इस घर में आपको नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर दिग्विजय गुस्से में वहां से चला जाता है। जया भी सहमी हुई सी वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फिर सीन बदलता है। बंकू रसोई से अनुपमा के लिए पानी का गिलास लेकर आता है। अनुपमा घबराई हुई हालत में पानी पी लेती है। तभी बंकू धीरे से पूछता है, दी, आपको ऐसा लगा कि जया कमरे में है? अनुपमा गहरी सांस लेते हुए बोलती है, हाँ, मुझे यही लगा कि जया वहाँ चली गई है। बच्चों को हम जिस चीज़ के लिए मना करते हैं बच्चे वही काम करते हैं, तभी मैं वहाँ गई। अनुपमा आगे बताती है कि लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो वहाँ तो अलग ही दुनिया है। इतना सुंदर कैफ़े, इसको दुनिया से क्यों छुपा कर रखा है? बंकू उदास हो जाता है और एक गहरी आह भरते हुए बोलता है, कुछ लोग अपना दर्द छुपा के जीते हैं दीदी। अनुपमा हैरानी से पूछती है, मतलब? तब बंकू उस बंद कमरे का राज खोलता है। वो बताता है कि ये जो कैफ़े है सर की बेटी सावी का है। अनुपमा को समझ नहीं आता और वो पूछती है, फिर भी छुपाकर क्यों रखा है? बंकू इधर उधर देखते हुए बताता है कि मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना मैंने इधर उधर से सुना है। सर की बेटी सावी अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी के जाने के बाद सर ने तो दुनिया से मुंह ही मोड़ लिया। बंकू भारी आवाज में आगे कहता है, उन्होंने खुशियों से मुंह मोड़ लिया। सर हमेशा इस कमरे में जाते हैं और दरवाजे के पास जाते ही ये पहले वाले सर बन जाते हैं। वहां जाकर इतना खुश रहते हैं, हर चीज़ों को खुद से साफ करते हैं। बंकू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, मुझे तो ये देखकर ही लग रहा है कि अगर वो अभी भी अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं तब वो जिंदा थी तो उनसे कितना प्यार करते होंगे। बंकू अनुपमा को सावधान करते हुए बोलता है, दीदी, मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, प्लीज़ आप सर को कुछ भी मत बोलिएगा। गांव छोटा सा है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। अनुपमा भरोसा दिलाते हुए बोलती है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। बंकू फिर समझाता है, दीदी, सर गुस्सा करते रहते हैं, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो अपने आप को दोष देते हैं। सवाल करती है, किस बात के लिए? बंकू जवाब देता है, मैंने बस इतना ही सुना है, गांव के लोग ये बोलते हैं सर की मौत उन्हीं की वजह से हुई है। ये सब सुनकर अनुपमा का दिल बैठ जाता है। उसे अचानक से प्रार्थना की याद आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अनुपमा अपने मन में सोचती है कि मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो प्रार्थना का सेहरा मेरे सामने आता है और यहाँ पर दिग्विजय की तो अपनी बेटी खुद से दूर हुई है और वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। अनुपमा दर्द भरे मन से सोचती है, बच्चे के जाने का दुख कैसा होता है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। दिग्विजय जी और मेरा दुख सेम ही है। क्या दिग्विजय के इस गहरे दर्द और अनुपमा के अतीत के बीच कोई नया रिश्ता जुड़ेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। उधर शाह परिवार में बापूजी अपने फोन से वीडियो बना रहे होते हैं। उनके साथ ईशानी खड़ी होती है।
ईशानी बहुत खुशी से बताती है कि बापूजी, आपका जो लास्ट वीडियो है उस पर 10 मिलियन व्यूज आए। ईशानी चहकते हुए बोलती है, आपके पास अब बहुत सारे पैसे होंगे। बापूजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ये पॉडकास्ट वाला काम अच्छा है, आजकल की दुनिया डिजिटल बन रही है। तभी बा वहां आ जाती है और अपनी आदत के अनुसार बोलती है, जब पॉडकास्ट के लिए यहाँ पर कोई आए ना तो आप मुझसे अच्छी अच्छी बातें करना, वो यहाँ पर मेरी बकबक सुनने के लिए ही तो आते हैं। दूसरी तरफ हम तोशु को देखते हैं जो एक अलग ही जलन और घमंड में डूबा हुआ है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि बापूजी घर पर बैठे हैं, ये मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, पता नहीं हर जगह मेरा नाम कब होगा, सब लोग कब तोशु 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 करेंगे। तोशु अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचता है, मैं घर पर रहता हूँ तो जस्सी और घर वाले मुझसे काम करवाते हैं, घर से बाहर जाता हूँ तो मैं गौतम के लिए काम करता हूँ, उसको जाकर अंश की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तोशु एक गहरी सांस लेता है और खुद से वादा करते हुए सोचता है, लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान पर सिर्फ तोशु का नाम होगा। इसके बाद वो आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू कर देता है और लगातार मंत्र की तरह बोल रहा होता है, तोशु तोशु। तोशु की ये जलन और बड़ी कामयाबी पाने की चाहत अब शाह परिवार में कौन सा नया तूफान लेकर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर सीन बदलता है। अनुपमा दिग्विजय के घर की रसोई की तरफ आती है। वो पूरे किचन को ध्यान से देखती है और महसूस करती है कि रसोई बेजान सी पड़ी है। अनुपमा सोचती है कि इस रसोई को देखकर लगता है कि इसने धड़कना बंद कर दिया है। उसकी नज़र वहां रखे एक छोटे से मंदिर पर पड़ती है। अनुपमा देखती है मंदिर में भी दिया नहीं जला हुआ है। वो मन ही मन तय करती है और सोचती है कि चलो मैं कोशिश करती हूँ, क्या पता इस घर की धड़कन फिर से शुरू हो जाए। अनुपमा श्रद्धा के साथ मंदिर की तरफ आती है और वहां एक दिया जलाती है। इसके बाद वो रसोई के सारे मसालों के डब्बे निकालती है और उन पर उनका सही नाम लिख देती है। ये सब करने के बाद वो खाना बनाना स्टार्ट करती है। तभी वहां पर बंकू और जया आ जाते हैं। अनुपमा बंकू की तरफ देखती है तो वो रो रहा होता है। अनुपमा चिंता से पूछती है, क्या हुआ, तुम मेरी वजह से रो रहे हो? बंकू आंसू पोंछते हुए बोलता है, नहीं, आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। पास खड़ी जया भी मासूमियत से बोलती है, वो तो मुझे भी आती है, और आपकी माँ कहाँ पर है? बंकू उस सवाल को टालने की कोशिश करता है और बात बदलते हुए बोलता है, दीदी, मैंने अपना खाना तो बना लिया है, आप अपना और जया का बना लेना। अनुपमा जया को प्यार से देखती है और बोलती है, आज तेरा पेट ठीक हो गया है ना, तो आज पेट भर के खाना खाना। जया खुशी से उछलते हुए बोलती है, ठीक है, तो फिर मैं खेलने के लिए जाती हूँ। लेकिन अनुपमा उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं, फिलहाल जाकर होमवर्क करना है। जया वहां से चली जाती है। बंकू रसोई की तरफ देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, हम मर्द लोग तो बस कोशिश करते हैं, लेकिन रसोई की सच्ची सहेली सिर्फ लेडीज लोग ही होती हैं। देखो, आपके आते ही कैसे सजी सजी लग रही है। अनुपमा मुस्कुराती है और बोलती है, यहाँ पर हर चीज को मैं साफ कर देती, लेकिन मैंने सोचा कि मैं चीजों को इधर उधर रख दूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बंकू तुरंत बोलता है, आप क्यों सफाई करोगी? जिसने गंदा किया है वही सफाई करेगा। इसके बाद बंकू आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं अभी साफ कर देता हूँ। दूसरी तरफ शाह परिवार में बा फिर से कुछ सोच रही हैं। बा बापूजी से बोलती हैं, मेरे मन में एक बात आ रही है। बापूजी शांत भाव से बोलते हैं, बता दो। बा अपने पुराने अंदाज में बोलती है, पहले पैसे दो। बापूजी भी हंसते हुए बोलते हैं, फिर रहने ही दो। तभी वहां खड़ी ईशानी उन दोनों को देखकर खुश होती है और बोलती है कि थू थू थू, आप दोनों कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। बापूजी गर्व से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ये क्यूटनेस है ना, अनु की ही हमें दी हुई है। बा भी इस बात से सहमत होती है और बोलती है, हाँ, अनु ने ही हमें सिखाया है। हमारा शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन हमारे मन को बूढ़ा नहीं होना चाहिए। ईशानी बहुत उत्साहित होकर बोलती है, जैसे ही ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा तो मैं अनु को भेज दूंगी, वो कितना ज्यादा प्राउड फील करेगी। बापूजी हामी भरते हुए बोलते हैं, हाँ। बा आगे कहती है, जैसे ही कांता बहन आ जाएगी ना, हम लोग पॉडकास्ट को स्टार्ट करेंगे। बापूजी, ईशानी और सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। उधर अनुपमा रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसके फोन पर स्नेहा का कॉल आता है। अनुपमा जल्दी से फोन उठाती है और उम्मीद के साथ बोलती है, क्या हुआ, मुझे काम मिल गया है क्या? फोन पर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे खाना बनाने का काम मिला है, लेकिन ये काम सिर्फ 10 दिन के लिए है। अनुपमा बिना कोई नखरा किए तुरंत बोलती है, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी और आज से ही काम स्टार्ट कर दूंगी। फोन रखने के बाद अनुपमा खुद को तसल्ली देते हुए बोलती है, सिर्फ 10 दिन का काम है, लेकिन काम तो है ही ना, और पैसे भी तुरंत ही मिल जाएंगे। मुझे पैसों की फिलहाल बहुत जरूरत है।
अनुपमा अपने आप को मजबूत करते हुए कहती है, अनुपमा हौसला रख, सब ठीक होगा। अनुपमा की ये हिम्मत और संघर्ष उसे आगे किस मंजिल तक ले जाएगा, ये कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। कहानी में आगे अनुपमा खाना बना रही होती है, तभी बंकू उसके पास आता है। वो लंबी सांस खींचते हुए बोलता है, दी क्या बना रही हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अनुपमा प्यार से बताती है कि मैं दाल बना रही हूँ। बंकू हैरानी से बोलता है, दीदी आपकी तो दाल में भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बंकू बर्तन निकालते हुए बोल रहा होता है, मैं सर के लिए खाना निकाल कर रख देता हूँ, सर के यहाँ पर कोई आ रहा है आज। अनुपमा सहमति में बोलती है, हाँ। बंकू जैसे ही पहले से बनी हुई सब्जी को ले जा रहा होता है, अनुपमा उसे रोकती है और बोलती है, 1 मिनट रुक। अनुपमा जैसे ही उस पुरानी दाल की खुशबू लेती है तो वो हैरान रह जाती है और बोलती है, लेकिन ये तो सड़ चुकी है, गर्मी पड़ रही है ना। ये सुनकर बंकू घबरा जाता है और बोलता है, तो फिर मैं क्या करूं, और सर को तो वैसे भी किसी भी चीज में स्वाद नहीं आता, वो खाकर बीमार और हो जाएंगे, और मेहमान भी आ रहे हैं। अनुपमा कुछ सोचती है और बोलती है, 1 मिनट रुक। अनुपमा वो पुरानी दाल का प्याला अपने हाथ में ले लेती है, उसके अंदर वो अपनी बनाई हुई ताज़ी दाल डाल देती है। बंकू डरते हुए बोलता है, दीदी वो पहचान जाएंगे। अनुपमा उसे समझाते हुए बोलती है, बोल देना गलती से दालचीनी गिर गई। बंकू हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है और बोलता है, बस भगवान जी आज वो पहचाने ना। फिर सीन बदलता है और हम कोठारी हाउस का नज़ारा देखते हैं। वहाँ मीता अपने फ़ोन में महंगी कारों की तस्वीरें देख रही होती है। तभी परी वहाँ आती है और पूछती है, आप क्या कर रही हैं? मीता बिना नज़र हटाए बताती है कि मैं देख रही हूँ कौन सी नई कार लॉन्च हुई है। परी उसे याद दिलाते हुए बोलती है, लेकिन मोटी बा ने तो कारों को बेचने के लिए बोला है, उन्होंने बोला है घर में सिर्फ 2 ही कार रहेंगी। मीता लापरवाही से बोलती है, बा ने ऐसा ही बोला है, वो सच में थोड़ी ना ऐसा करेगी। तभी वहां पर पूरे रुतबे के साथ मोटी बा आ जाती हैं और उनके साथ छोटी प्रांसी भी होती है। मोटी बा गुस्से में शिकायत करते हुए बोलती है, प्रांसी को कोई और भी संभालेगा या फिर मैं ही संभालती रहूंगी। मोटी बा परी को आदेश देते हुए कहती है, परी लो प्रांसी को पकड़ो, राही को तो टाइम भी नहीं है। उसी वक्त राही भागते हुए वहां पहुंच जाती है और हाफते हुए बोलती है, सॉरी प्रांसी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। मोटी बा ताना मारते हुए बोलती है, आज तुम लेट हो गई। राही सफाई देते हुए बताती है, हाँ आज मुझे बॉस ने रोक लिया था। इस पर मोटी बा अपनी कड़वी जुबान चलाते हुए बोलती है, सास को रोकना चाहिए था, जिस घर में बहुओं को सास नहीं रोकती, दफ्तर में बॉस रोक लेते हैं। मोटी बा राही को घूरते हुए आगे बोलती है, राही एक बात बताओ, अगर तुम्हें काम ही करना था तो फिर प्रेम के साथ ही कर लेती, दूसरी जगह किसी और की गुलामी करने की क्या ही जरूरत थी। मीता राही का बचाव करते हुए बोलती है, क्योंकि वहां पर इसकी सैलरी बहुत अच्छी है और प्रेम का काम इतना अच्छा चल नहीं रहा। ये सुनकर मोटी बाप बुरी तरह गुस्सा करती है और तेज आवाज में बोलती है, प्रेम ने अभी काम स्टार्ट किया है, ऐसा थोड़ी है कि पौधा लगाते ही फल लग जाएंगे। टिंकू ने जितना पैसा लगाया है ना, उसका 100 गुना पैसा वो वापस कमा कर लेकर आएगा। उधर दिग्विजय के घर का सीन देखते हैं। वहां पर दिग्विजय का एक पुराना डॉक्टर दोस्त आता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए मजाक में बोलता है कि देख मैं तेरे घर पर यहाँ पर भी बेस्वादा खाना खाने के लिए आ जाता हूँ। डॉक्टर आगे चिढ़ते हुए बोलता है कि आगे से मैं अपना खाना खुद से साथ लेकर आऊंगा। इधर दिग्विजय जैसे ही उस दाल का पहला निवाला खाता है, वो एकदम से रुक जाता है। उसे अपनी बेटी की याद आती है। वो धीमी आवाज में बोल रहा होता है, वो बोल रही थी, जैसे ही हम दाल के अंदर दालचीनी डालते हैं ना, तो दाल और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन जाती है। इधर डॉक्टर भी जैसे ही वो दाल खाता है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो जोर से बोलता है, बंकू आज तो तूने दाल को स्वादिष्ट बना दिया है, खाकर मजा ही आ गया। दूसरी तरफ कमरे में हम जया और अनुपमा को देखते हैं। जया अनुपमा को बता रही होती है कि अनुमा हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए होगा। अनुपमा अपने ख्यालों में सोचती है, फिलहाल मुझे 10 दिन के लिए काम मिला है, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तो हम जया के प्रोजेक्ट के लिए सामान खरीद लेंगे। तभी जया की नज़र बाहर बैठे डॉक्टर पर पड़ती है और वो जोर से बोलती है, अनुमा डॉक्टर साहब। इधर डाइनिंग टेबल पर दिग्विजय बंकू की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोलता है, बंकू दाल तूने बनाई है? बंकू डर के मारे कांपने लगता है और बोलने ही वाला होता है, सॉरी सर आज गलती से। तभी दिग्विजय बीच में ही बोल देता है, तुमने इसमें दालचीनी डाल दी? बंकू घबराते हुए बोलता है, हाँ। दिग्विजय का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ता है और वो बोलता है, कोई बात नहीं, दाल अच्छी बनी है। इसी बीच डॉक्टर की नज़र बाहर खड़ी जया पर पड़ जाती है। वो प्यार से बुलाते हुए बोलता है, जया बेटा कैसी हो तुम, इधर आओ। तभी जया भागकर आती है और मासूमियत से पूछती है, डॉक्टर अंकल आपको इस घर में लाउड बोलना अलाउ है? डॉक्टर समझ नहीं पाता और बोल रहा होता है, तुम क्या बोल रही हो? तुरंत बात पलट देती है और बोलती है, कुछ भी नहीं। इसके बाद अनुपमा जया को डांटते हुए बोलती है, तुम चुप रहो।
अनुपमा डॉक्टर से नजरें मिलाती है और आदर के साथ बोल देती है, डॉक्टर साहब, हम बाद में बातें करेंगे। ये कहकर अनुपमा जया को लेकर तेजी से वहां से चली जाती है। इधर बंकू भी खिसक कर वहां से चला जाता है। तभी दिग्विजय डॉक्टर की तरफ पलटता है और गुस्से में बोलता है, तेरे कहने पर मैंने इनको यहाँ रहने दिया, लेकिन तू इनको बोल देना कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर होता है। डॉक्टर अपने दोस्त को समझाते हुए बोलता है, अगर इनके रहने के लिए कोई और जगह होती तो इनको कभी भी तेरे पास नहीं भेजता, और जहां तक मुझे पता है अनुपमा जी बिल्कुल शोर नहीं करती। दिग्विजय चिढ़ते हुए बोलता है, लेकिन वो छोटी जो आफत है वो पूरा दिन शोर मचाती रहती है, वो जो कान में चुभता रहता है। डॉक्टर गहरी सांस लेता है और बोलता है, बच्चों का खेलना कूदना तुम्हें कब से शोर लगने लग गया? मेरे अलावा तेरा कोई दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। डॉक्टर दिग्विजय को सच्चाई का आईना दिखाते हुए कहता है, देख दिग्विजय, ऐसे अकेले अकेले जिया नहीं जाता, मरा जाता है। देख दिग्विजय, मुझे पता है तू सावी की यादों को जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन कभी बाहर निकल, बाहर की सैर कर। दिग्विजय पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो पत्थर की तरह कठोर आवाज में बोलता है, अगर वो सांस नहीं ले सकती तो मैं सांस लेकर क्या करूंगा? ये लोग आज नहीं तो इनको बोल देना जल्दी से जल्दी ये यहाँ से चले जाएं। दिग्विजय इतना बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी बंकू, जो चुपकर सब सुन रहा था, दौड़कर डॉक्टर के पास आता है। वो हाथ जोड़कर बोलता है कि सर, आज कई सालों बाद इस घर में हलचल मची है, प्लीज आप इनको यहाँ से जाने के लिए मत बोलिएगा। डॉक्टर बेबसी से बंकू को देखता है और बोलता है, अनुपमा जी को इतनी जल्दी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन उनको जगह तो मिल जाएगी ना। फिर दिग्विजय का पता नहीं क्या होगा। क्या दिग्विजय का ये अकेलापन अनुपमा को हमेशा के लिए इस घर से दूर कर देगा? ये देखना काफी रोमांचक होगा। कहानी के अगले भाग में हम फिर से कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटीबा की नज़र मीता पर पड़ती है, जो अभी भी कार्स की फोटो देख रही है। मोटीबा गुस्से से पूछती है, ये क्या है? मीता पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी कंपनी के अंदर लग्जरी कार्स हों, ताकि जो क्लाइंट्स आएं वो हमसे इम्प्रेस हो जाएं। मोटीबा अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोलती है, तुम कौन होती हो ये सोचने वाली? मीता भी पलटकर जवाब देती है, मैं इस घर की बहू हूँ। मोटीबा अपना रुतबा दिखाते हुए कड़क आवाज में बोलती है, अगर घर की बहू हो तो घर के बारे में सोचो। घर की बहुएं ना फिजूल खर्ची नहीं करती, वो पैसे बचाती है। मोटीबा आगे ताना मारते हुए कहती है, हमारा पराग वहां लंदन में बैठा बैठा पैसे कमा रहा है और यहाँ पर तुम लोग बस उसके पैसों को अय्याशी में उड़ा रहे हो। हम एक बार बैंकरप्ट होते होते बचे हैं। और मीता, तुम्हारी अपनी कंपनी तो है, तुम अपनी कंपनी के थ्रू गाड़ी को निकलवा लो, पराग की कंपनी से नहीं। मीता हार नहीं मानती और बोलती है, बा, वो कंपनी सिर्फ मोटा भाई की नहीं है, उसमें मेरा हिस्सा भी है। अनिल भी वहां मेहनत करते हैं, मेरा पति भी इस कंपनी में पार्टनर है। ये सुनकर मोटीबा आग बबूला हो जाती है और व्यंग्य कसते हुए बोलती है, अच्छा, तुम्हारे पति भी इस कंपनी में पार्टनर है? तो चलो मुझे बताओ, आज तक तुम्हारे पति ने कौन सा काम किया है? कौन सा नया क्लाइंट लेकर आया है? कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? मोटीबा मीता को नीचा दिखाते हुए आगे कहती है, तुम्हारे पति ने कंपनी को कितना फायदा करवाया है? तुम्हारे पति ने जितना फायदा करवाया है ना, उससे ज्यादा फायदा तो गौतम जी ने करवा दिया है। इसीलिए तो गौतम जी आज तक इस घर के अंदर है। तभी वहां खड़ा अनिल भी ये सारी बातें सुन लेता है। सब लोगों को मोटीबा की ये कड़वी बात बहुत बुरी लगती है और घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा और जया को देखते हैं। वो दोनों उस नए काम वाली जगह पर आ जाती हैं। अनुपमा जया को सख्त हिदायत देते हुए बोलती है कि यहाँ पर कोई भी मस्ती मत करना, शैतानी मत करना। जया आज्ञाकारी बच्चे की तरह बोलती है, ठीक है। अनुपमा जैसे ही घर की बेल बजाने लगती है, जया अचानक उसे टोकती है और बोलती है, रुको। अनुपमा हैरानी से पूछती है, क्यों? बहुत ही मासूमियत से बोलती है, पहले चेक तो कर लो, कोई रूल तो नहीं है ना, घंटी एक बार बजानी है, आधी बार बजानी है या फिर बार बार बजानी है। अनुपमा उसकी बातों पर मुस्कुराती है और बोलती है, वो तो मैं चेक कर लूंगी, पहले तुम तो चेक कर लो, कहीं तुम्हें सूसू तो नहीं आ गई, वरना पहले की तरह इस दरवाजे को जल्दी से खोलकर अंदर की तरफ जाना पड़ेगा और फिर हमें काम तो मिलने से रहा। तभी वहां पर दरवाजे के पास एक औरत आती है। अनुपमा बहुत ही इज्जत के साथ बोलती है, मुझे स्नेहा ने भेजा है, उसने बोला था आपके यहाँ पर 10 दिन का काम करना है। यहाँ पर वो औरत अनुपमा को पूरे काम की जानकारी देती है और बता देती है कि अनु को क्या काम करना है। 3 टाइम का खाना बनाना है और 10 दिन के बाद आपको 3000 रुपए मिल जाएंगे। अनुपमा खुशी से हामी भरते हुए बोलती है, हाँ। अनुपमा आगे पूछती है, आप मुझे बता दीजिएगा कि किस टाइम पर खाना बनाना है, सुबह जल्दी आना है या फिर कैसे आना है? औरत तुरंत आदेश देते हुए बोलती है, एक काम करो, अभी के अभी खाना बना लो, अभी डिनर बनाने के बाद चले जाना। ये सुनते ही अनुपमा के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उसे याद आता है कि वो दिग्विजय के घर के नियमों के खिलाफ लेट नाइट तक घर से बाहर नहीं रह सकती। अब अनुपमा क्या करेगी? अगर वो रात में रुकी तो दिग्विजय उसे घर से निकाल देगा और अगर नहीं रुकी तो ये काम हाथ से चला जाएगा।
मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब अनुपमा और जया सड़क पर होंगी तो उनका सामना फिर से उसी गुंडे पॉल से होता है। पॉल जया को डराते हुए बोलता है कि जया बेटा, नींबू पानी पीना है क्या? वैसे तुम्हारी इस अनुपमा के पास तो पैसे हैं नहीं, चलो मैं पैसे दे दूंगा। वहां खड़ी बाकी औरतें पॉल का विरोध करती हैं और बोलती हैं कि पॉल, तुझे अनुपमा से प्रॉब्लम क्या है? तू हमेशा इसी के पीछे क्यों पड़ा रहता है? लेकिन पॉल अपनी नफरत जाहिर करते हुए बोलता है, मुझे अपने इलाके के अंदर बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे फिर वो चींटी ही क्यों ना हो। इसी वजह से मुझे ये औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से जल्दी चली जाए। पॉल बार बार अनुपमा को डराता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं जो कुछ करूंगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद पॉल अनुपमा को बुरी तरह जलील करके वहां से चला जाता है। अनुपमा और जया दोनों बहुत ज्यादा दुखी और बेबस नजर आते हैं। तभी नींबू पानी वाला तरस खाकर बोलता है, जया बेटा, ले नींबू पानी पी ले। जया ललचाई नजरों से उसकी तरफ देख रही होती है। अनुपमा भी ये सब देखती है। वो आदमी फिर बोलता है कि मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन अनुपमा अपने स्वाभिमान की खातिर जया के लिए खुद नींबू पानी खरीद कर लाती है। जया खुश हो जाती है। इधर अनुपमा जया के साथ खड़ी है और दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं। लेकिन क्या दिग्विजय को अनुपमा की इस भयानक सिचुएशन का पता चल पाएगा? क्या पॉल अनुपमा को सच में उस इलाके से बाहर निकाल फेंकेगा? ये सब जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें।